हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। कैसे हो बच्चों लोग? आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ भी हो, है ना। कोरोना वगैरह एंड काफ़ी सारी बीमारियां चल रही है, तो बी सेफ एंड घर पे ही रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। तो चलो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, वो भी किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और हमने दोनों लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? पूरा बताइए मुझे। यस, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था, जीरोथ लॉ देखा था, राइट। उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ाई की थी, देन हमने वर्क डन देखा था जो कि लेक्चर नंबर 2 में था। उससे पहले हमने हीट भी देखा था लेक्चर नंबर 2 में, राइट। ये सारी चीजें करने के बाद हम कहां पर पहुंचे थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कुछ भी नहीं था, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। वो क्या होता था बच्चों? देखो मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं, सामने वो होता था हमारा Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। आप सभी को याद है ये चीज? बिल्कुल याद है। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, यहां क्या होता था? हीट गिवन। देखो यहां पर ये जो चीज लिखी है Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, इसको मैं यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम लिखूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सप्रेशन को इसलिए लिख रहा हूं जिससे साइन सेम रहे। देखो हीट गिवन टू द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते थे बच्चों, सिस्टम को अगर हीट देते हैं तो वो मैं पॉजिटिव लेता था, तो यहाँ का मतलब मैं Q को पॉजिटिव ले रहा हूं। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो यहाँ क्या लिखता था? वर्क डन बाय द गैस, तो वो भी पॉजिटिव आ गया है ना। एंड डेल्टा यू क्या लिखता था? है तो बच्चा जी चेंज इन, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन मैं यहां क्या बोला था? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो समझ आया क्यों लिखा था? क्योंकि बच्चों साइन सेम रहे, साइन सेम रहे। एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लगा दिया, राइट। हीट लॉस हो रही है इज इक्वल्स टू हीट लॉस, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लॉस हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गेन हो रही होगी, राइट। चलो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में देखा था। चलो, इतना जानने के बाद हम आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो देखेंगे। प्लस उसके बाद मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे बच्चों, आप लोगों को याद हो तो उनको भी सॉल्व करेंगे, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा सबसे पहला डेरिवेशन, जो हमने लास्ट क्लास में रोक दिया था एंड उसको हम आज करेंगे, राइट। डेरिवेशन किस चीज का बच्चों? आपको याद हो तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R बताया था आपको मैंने। Cp minus Cv equals to R, where Cp is molar specific heat capacity at constant pressure minus molar specific heat capacity at constant volume equals to R। हम मोल की बात करेंगे। स्मॉल Cv एंड स्मॉल Cp मैंने आपको इसलिए बताया था कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे, देन उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करना है, डिटेल्ड डिस्कशन करना है। आज उन्हीं प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। एंड बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया था? एक एक न्यूमेरिकल करते गए थे, राइट। एक एक 2 न्यूमेरिकल इसलिए कर रहे हैं बच्चों टॉपिक्स के बीच में। अगर मैं सोचूं मैं ये भी कर सकता हूं, लाइक पहले आपको पूरा पढ़ा दूं, राइट, देन लास्ट में आके एक लेक्चर में आके आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करा दूं, राइट। लाइक 2 लेक्चर्स मैंने ऐसे ले लिए और एक लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बट इससे फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों ये फिजिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट ही मांगते हैं, क्वेश्चन ही मांगते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे और आपने उसका एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया तो आप ये मान लो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना बेकार है, राइट। और अगर आपने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं देख रहे हो, तो क्वेश्चन तो लगा ही नहीं पाओगे। और जैसा कि हमारे पास टाइम स्पैन है, उस हिसाब से मैंने जो समझा है वो यही है कि हर लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका एक एक 2 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कराते चलें, एक मीडियम लेवल और हाई लेवल का क्वेश्चन कराते चलें। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आता है और वो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए जब आप अपनी NCERT की एक्सरसाइज निकालोगे या किसी बुक के क्वेश्चंस करोगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस लेक्चर में, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ आया आपको? इसलिए हम ऐसे करते हुए चल रहे हैं, इसीलिए शायद लेक्चर 3 या 4 भी बन जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड तेज करके देख सकते हैं। चलो ठीक है, इन सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं आज डिस्कशन में। और इसको स्टार्ट करने से पहले अब हम करते हैं होमवर्क क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में दिया था। 2 दिए थे बच्चों, एक नहीं दिया था, 2 दिए थे, याद कर लो, सब लोग याद कर लो। बिल्कुल, चलो क्या था क्वेश्चन बताओ। हमें एक PV ग्राफ दिया था, ATM और लीटर, और एक प्रोसेस दी थी A से B की, जिसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा है। देखो पहले A पॉइंट पे 1 है वॉल्यूम, फिर B पॉइंट पे 3 हो गया, राइट।
और हमें इसमें गिवन क्या क्या था बच्चों, डेल्टा यू ए बी इक्वल्स टू प्लस 200 जूल। मतलब ए से बी प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो प्लस 200 जूल्स में दे रखा है, राइट। एंड सुनो बच्चों, यहां देखो पीवी जो आ रहा है एटीएम लीटर आएगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने कल ही आपको या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था 1 एटीएम इंटू लीटर इक्वल्स टू 101.3 जूल होता है। तो इसकी वैल्यू इतने में रखोगे तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुनो, तो इसमें आपसे दो चीजें पूछी गई थी बच्चों, हीट कितनी गिवन है सिस्टम को और WAB, यहां से यहां तक वर्क डन क्या हुआ। देखो हमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, क्या है वो, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। पूछा किस किस के लिए, AB, तो A से B के लिए जो हीट लगी, हीट गिवन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम AB इज इक्वल्स टू UAB, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। हम सॉरी बच्चों, थोड़ा गला खराब है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे जब तक आपके पूरे एग्जाम्स फिनिश नहीं हो जाते और आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर देते। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पे पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, आप भी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलो अब सुनना, यहां पर आप वर्क डन डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको बताया था कि पीवी के ग्राफ अगर दिया हो और उसमें कोई कर्व दिया हो तो वर्क डन कैसे निकालोगे, उसके अंडर का जो एरिया आएगा किस एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे, कभी भी प्रेशर एक्सिस पे मत निकालना। तो इसकी शेडो गिरा दो इस पे, तो एरिया क्या आएगा बच्चों, दिख रहा है आपको। इसकी शेडो कैसे गिरेगी, ए पॉइंट से लेके यहां तक और बी से यहां तक, इसके बीच का जो भी एरिया आएगा वही होगा, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, देखो ऐसे। एक तो मेरे को एरिया इसका ट्राइंगल का और ये रेक्टेंगल का मिल जाएगा। बोलो समझ आया, बिल्कुल समझ आया। तो देखो वर्क डन में क्या लिख सकता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, वर्क डन ए से बी में जो भी होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व, और कौन सा कर्व, ए बी, ठीक है। और वो क्या है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखो रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 3 - 2, ठीक है। तो यहां पे 2 × ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिख रही है ये डिस्टेंस, 2 - 1 दैट इज 1। रेक्टेंगल का एरिया L × B, लेंथ × ब्रेथ, लेंथ 2 ब्रेथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एरिया बचा हुआ है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 अगेन, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों, 4 - 2 दैट इज 2। समझ आया। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 + 2, एक कट जाएगा, राइट। तो ये आ रहा है बच्चों 4 ATM लीटर आ रहा है। एंड एज इट इज, जैसे मैंने बताया 1 ATM इंटू लीटर होता है 101.3 जूल, इसको इससे इंटू कर देंगे तो WAB कितना आएगा, देखो मैं लिख रहा हूं एक बार, 4 × 101.3 जूल, और जूल लिखा है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 का इंटू कर दो, 4 × 12, 1 4 1 4 5 0 4। बोलो समझ आया, इतना ही आएगा, 4 × 12 1 4 5 0 4, करेक्ट है बच्चों। चलो ये चीज आई निकल के, चलो इसे यहां जूल लिख देना, करेक्शन मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। तो WAB हमारे पास निकल के आ गया और ये पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि देखो वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वर्क डन का साइन कैसे डिसाइड कर रहे हो बच्चों, यहां पर बताओ जल्दी, वर्क डन ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, देखो बच्चों बताया था वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है। मैंने लास्ट लेक्चर में पूरे एक पेज पर, पूरी एक स्लाइड पर लिखा था QW डेल्टा U लिखा था, उसमें देखना वहां पर लिखा था अगर गैस एक्सपैंड कर रही है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज है, पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव का, ठीक है। अब सुनो, इस इक्वेशन में रख दो वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा, हीट गिवन आ जाएगा। रखो जल्दी से, क्या आएगा, तो QAB कितना आ जाएगा, WAB आ गया 405.2 जूल प्लस डेल्टा में दे रखा कितना, 200 जूल। तो यहां से QAB कितना आ गया बच्चों, बोलो 605.2 जूल। बोलो समझ आया, 4 3 12, ओके करेक्ट है। चलो इतनी चीज क्लियर हुई आपको, आ गया आंसर आपका, QAB भी आ गया और WAB भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाओ बच्चों। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। क्यों दिया था, जिससे एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करोगे तो आंसर आएगा, है ना, वरना मैं डायरेक्टली करा दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा, है ना, तो देखते जाना, ठीक है। सुनो, उन्होंने क्या बोला,
हमें ये पॉइंट दे दिए सर, ठीक है, एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, पीवी का ग्राफ है और उसमें एक कर्व दे दिया, उसमें पॉइंट्स दे दिए आई ए एफ बी। ओके ठीक है, उन्होंने बोला एक बार मैं आई से एफ तक गया, एक बार मैं आई से एफ तक गया, किस रास्ते के थ्रू? ए से, आई से ए से एफ, और एक बार मैं एफ तक गया किस रास्ते? आई से बी, बी से एफ। बोलो समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। इस प्रोसेस में उन्हें हमें क्या क्या दे रखा है? इंटरनल एनर्जी आई की पॉइंट पे दे रखी है, बी के पॉइंट पे दे रखी है। ओके सर, क्यू ए एफ, क्यू आई ए एफ मतलब आई ए एफ, यहां से यहां तक की प्रोसेस के लिए जो भी उनको हीट लगी वो हमें दे रखी है। वर्क डन दे रखा है कहां से कहां तक का? ए से एफ, केवल यहां से यहां तक का वर्क डन दे रखा है, ठीक है। और पॉजिटिव भी दिया साइन, देख लो क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम साइड बढ़ रहा है, ठीक है। चलो डब्ल्यू आई बी एंड डब्ल्यू बी एफ भी हमको दे रखा है। आई बी यहां से यहां तक का वर्क डन भी दे रखा है और यहां से यहां तक, ठीक है। सारी बातें भूल जाओ, हमसे जो पूछा गया है हम उसको ही वापस लिख देते हैं। बोलो हम उसी को लेकर चल दे बच्चों, बिल्कुल। चलो ठीक है, सुनो, हमसे पूछा है क्यू बी एफ होल अपॉन क्यू आई बी। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सुनो आई बी, अब सुनना बच्चों, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला था? क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्या मैं ये क्यू बी एफ को ये लिख सकता हूं? डब्ल्यू बी एफ प्लस डेल्टा यू बी एफ, बिल्कुल सही। चलो आई बी को क्या लिख सकता हूं? डब्ल्यू आई बी प्लस डेल्टा यू आई बी। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक समझ आया? छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। चलो इसके बाद मैं क्या बोलूंगा बच्चों, देखो डब्ल्यू बी एफ आपको गिवन है, बिल्कुल है सर, ये दिख रहा है कितना, प्लस का 100 रख दूं? रख दीजिए सर, ओके। क्या मुझे डेल्टा यू बी एफ गिवन है? मेरे को नहीं दिख रहा है, तो यहां पर मैंने डेल्टा यू बी एफ लिख दिया होल अपॉन डब्ल्यू आई बी गिवन है, देखो सर ये दिख रहा है, ओके 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 बच्चों, 50 प्लस डेल्टा यू आई बी गिवन है क्या मुझे? बच्चों देखो, देखना पड़ेगा, है गिवन है, देखो गिवन है, देखो देखो मैं बताता हूं आपको, देखो चलो इसी को देखो, डेल्टा यू आई बी क्या होगा? यू बी माइनस यू आई होगा कि नहीं, मुझे इतना बताओ। बिल्कुल होगा सर। क्या यू बी दिया हुआ है? ये दिया है 200 माइनस यू आई गिवन है, बिल्कुल गिवन है 100, और ये जूल में आ रहा है, तो डेल्टा यू आई बी भी हमें गिवन है 100 जूल। इतना समझ आया? बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू लिख दूं कितना, 100। सही लिखा है, क्योंकि देखो यू आई भी निकल गया मेरा इतना। अब सुनो, इसका रेशो आ जाएगा, बस मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये कितना आ रहा है? 100 प्लस डेल्टा यू बी एफ होल अपॉन 150। बोलो इतनी चीज समझ आई? मेरे को डेल्टा यू बी एफ चाहिए बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं बच्चों? डेल्टा यू बी एफ। हमारा पूरा दान यहां पर। अब सुनो, हमें जो जो चीजें गिवन थी वो हमने इनमें से 4 चीजें यूज कर ली। बाकी चीजें क्या क्या बची जो उसने गिवन की है बच्चों? हमें देखो, एक तो ये बचा है, एक तो ये बच गया, और एक मेरे पास ये बच गया डब्ल्यू ए एफ, ठीक है। चलो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इधर ही बताओ, मैं यहीं लिखूंगा। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल सर, दैट मीन्स सर स्टेट फंक्शन का मतलब होता था, आपने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे ऐसा फंक्शन। बिल्कुल सही है बच्चों। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं आई पॉइंट और एस पॉइंट की बात करूं तो पाथ कोई सी भी हो, चाहे मैं ऐसे जाऊं, आई पे हूं, अगर मेरी इनिशियल पॉइंट आई है और मेरा फाइनल पॉइंट एफ है, मैं चाहे ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, क्या दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम होगी? देखो मैंने आपको एक दिन बताया था कि नहीं बताया था, यहां देखो, आप लोग भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मान लीजिए एक पीवी का ग्राफ है, अगर ऐसे हमें बोला है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना, मैं ए से बी तक जाने के मेरे पास कई रास्ते हैं। एक बार मैं ऐसे गया, ठीक है, एक बार मैं ऐसे चला गया, ठीक है, मेरी ये पाथ थी बच्चों ए,
ये मेरी एक पाथ थी 1 और एक पाथ है ये 2, ठीक है, मैंने पाथ को 1 और 2 से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी जो पहली पाथ की होगी वही बराबर होगी इंटरनल एनर्जी दूसरी पाथ से। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो पहली पाथ के लिए जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, चेंज इन यूएबी, जो कि किसकी इक्वल होगा, यू बी माइनस यू ए, बिल्कुल सही। और डेल्टा यू टू के लिए भी क्या आएगा, डेल्टा यू ए बी, जो कि यू बी माइनस यू ए होगा। बोलो समझ आया? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसी को समझते हुए मैं यहां पर कोई एक चीज लिख सकता हूं, बिल्कुल बच्चों ध्यान देना, ऊपर लिख देता हूं, डेल्टा यू आई से एफ, डेल्टा यू आई से एफ जो होगा वही इस प्रोसेस में होगा। तो यहां से यहां तक के लिए डेल्टा यू आई एफ, मेरे पास दो रास्ते हैं कैसे जाने के, देखो आई एफ क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आई से ए प्लस डेल्टा यू ए से एफ। बोलो इतनी चीज समझ आई? यहां से यहां तक की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इन दोनों का समेशन होगा, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हो सर, यहां पे देखो नीचे जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूं डेल्टा यू आई एफ, ये भी हो सकता है। कैसे? आई से बी, बी से एफ गए, डेल्टा यू आई बी प्लस डेल्टा यू बी एफ। बोलो ये चीजें समझ आई? ये दोनों यहां से पाथ से और यहां से पाथ से दोनों से निकाल सकता हूं। ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या मैं इसको इक्वल रख दूं? रख देता हूं, आगे वाले पेज पे रख देता हूं। तो डेल्टा यू आई ए प्लस ए एफ, तो यहां पर लिख देता हूं डेल्टा यू आई ए प्लस डेल्टा यू ए एफ इज इक्वल्स टू, दोनों को इज इक्वल्स टू इसके रख दूं, इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आई बी प्लस डेल्टा यू बी एफ। बोलो इतनी चीज समझ आई? इतनी चीज समझ आई कि ये कैसे लिखा है, ठीक है। चलो अब सुनो, इसमें क्या क्या गिवन था, जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो। देखो आई का गिवन था, देखो ये दिया गया है, देखो आई भी दिया गया है, यू बी एफ हमको पूछा गया है, ये देखो यू बी एफ हमें क्या पता करना है, यू बी एफ पता करना है बच्चों। अब सुनना एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, यहां पर ये क्यू आई ए एफ दिया है, इस चीज को मैं यूज करूंगा। देखो क्यू आई एफ, ये क्वेश्चन लिखी रहने दो अभी, इसका भी यूज हो सकता है, मैं भी आपके सामने क्वेश्चन ही कर रहा हूं बच्चों, है ना, इसका यूज हो सकता है। हमको एक चीज और गिवन है, क्यू आई ए एफ इज इक्वल्स टू कितना दिया है, देखो 500। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डब्ल्यू आई ए एफ प्लस डेल्टा यू आई ए एफ इज इक्वल्स टू 500? बोलो बच्चों समझ आया? यहां तक लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक चीज बताना बच्चों, आई ए एफ का जो वर्क डन है उसको मैं डब्ल्यू आई ए प्लस डब्ल्यू ए एफ लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख दूं, अभी यही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू 500। आप मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, आई से ए जाने में कोई वर्क करना पड़ेगा? जिस बच्चे ने बोला है नहीं करना पड़ेगा उसके लिए आई एम क्लैपिंग। भैया वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन क्या होता था, पीडीवी का इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में ही चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन इस प्रोसेस में 0 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा आई से ए का, और बचेगा क्या, डब्ल्यू ए एफ, जो कि हमें गिवन है, देखो डब्ल्यू ए एफ प्लस 200, तो लिख दो इसकी वैल्यू 200। ओके सर, प्लस डेल्टा यू आई ए एफ हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो डब्ल्यू यू आई ए एफ मेरे पास निकल के आ गया बच्चों, कितना, 300 जूल। बोलो समझ आया? समझ आया? अब सुनो ये देखो, आई ए एफ आई ए एफ आई ए एफ, यही प्रोसेस है। ये क्या चीज है, डेल्टा यू ए आई ए प्लस डेल्टा यू ए एफ, ये पूरी की एनर्जी यही चीज है। इसको मैं यही लिख दूं, ये क्या चीज दिख रही है, इंटरनल एनर्जी आई से ए और ए से एफ इक्वल्स टू आई ए एफ हो गया। तो मैं क्या इस चीज को यहां लिख दूं, तो इस चीज को मैं क्या इसके इक्वल लिख सकता हूं? अरे देखो इसको मैं स्प्लिट कर दूं, आपको अब समझ आ जाएगा, आई ए प्लस डेल्टा यू ए से एफ इज इक्वल्स टू 300। बोलो समझ आया? ठीक है, इसको किसकी इक्वल रखना है, इसके, डेल्टा यू आई बी प्लस डेल्टा यू बी एफ इज इक्वल्स टू 300। ओके सर, अब मेरे को बताओ, डेल्टा यू बी एफ तो हमको चाहिए ही था, हमारे पास क्या चीज आ गई, डेल्टा यू आई बी।
ये मैंने यहां निकाला था, देखो 100। क्या मैं रख दूं इसकी वैल्यू? बिल्कुल रख दो सर, आपकी मर्जी, अब तो आप कर दो। 100 प्लस डेल्टा यू बी एफ इज इक्वल्स टू 300। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा यू बी एफ इज इक्वल्स टू 200, 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200 जूल्स। लो भाई, आपका आंसर आ गया। कैसे आया आंसर? दिख गया? अरे दिख गया कि नहीं दिख गया? हमसे क्या पूछा गया था? यही तो पूछा गया था। देखो क्यू बी एफ अपन क्यू आई बी, क्यू बी एफ अपॉन क्यू आई बी जो आने वाला था वो जो कितना आने वाला था, ये देखो 100 प्लस डेल्टा यू बी एफ अपॉन 150, 100 प्लस डेल्टा यू बी एफ अपॉन 150। इसकी वैल्यू हमें पता लग गई, कितनी थी? 200, 200 प्लस 100 300 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू 2। ये रहा आपका आंसर। और इसी के साथ ऑप्शन टिक कर देना बी। समझ आया? क्वेश्चन करने मजा आया? कैसे किया समझ आया? बिल्कुल मजेदार, मजा आ गया होगा, है ना? इसीलिए मैंने बोला एक क्वेश्चन करो, आपको पूरा ग्राफिकल रीजन क्लियर हो गया होगा। जिस जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर सही निकाला है, ये समझ लो आपसे कभी वर्क वाले क्वेश्चन में या फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आपसे गलती नहीं होगी। आप एटलीस्ट वर्क, एनर्जी, ये सारी चीजें रिलेट करना सीख गए हो, किससे कैसे कहाँ जाना है, कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है ना? सुनो, यही प्रोसेस WIB, देखो इनने पॉजिटिव लिख के दिया है बच्चों, इसका मीनिंग समझा करो। पॉजिटिव लिख के दिया है, क्यों दिया है? आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है हम सॉरी, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वर्क गैस कर रही है, वर्क अपना गैस कर रही है, क्या कर रही है? वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रही है, इसलिए पॉजिटिव। अगर यही साइन उल्टा होता ना बच्चों, यहाँ ये नेगेटिव लिख के देता, मुझसे लिखवा लो, फीलिंग समझो, है ना? चलो, इतनी चीजें देखने के बाद हम क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेशन पे आ जाते हैं बच्चों। डेरिवेशन पे किस चीज का डेरिवेशन करने वाले हैं? कोई बताना चाहेगा? मत बताइए, कोई नहीं बताएगा। अरे मत बताइए, मैं करा देता हूँ। देखो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ये चीज कैसे आई थी, इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। और ये चीज आपके बोर्ड में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। चलो, इसका डेरिवेशन करने के लिए मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं मानूंगा कि मेरे पास एक n मोल ऑफ आइडियल गैस है। देखो बच्चों, सारी बातें हमें आइडियल गैस के लिए करनी है। अभी इसके बाद जो भी सारी प्रोसेसेस बताने वाला हूं ना, सब की सब हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे। इवन जब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इवन जेई नीट किसी में, सब में आइडियल गैस आने वाली है। अगर आइडियल गैस नहीं हुई ना बच्चों, तो आपकी डेल्टा यू ही गलत हो जाएगा। अगर आपको याद हो डेल्टा यू क्या होता था, कैसे आया डेल्टा यू? हम जो थर्मो क्यों पढ़ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी के लिए, सॉरी इंटरनल चेंजेस देखने के लिए, करेक्ट? इंटरनल चेंजेस देखने के लिए हमने कितने अजम्पशंस माने? मान लो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, कोई ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना? और उसके अंदर भी हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसकी वजह से होती है, राइट? उसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस की बात करने लग गए। फील आ रहा है आपको? हाँ, तो इसलिए आइडियल गैस की ये ना बात करनी पड़ेगी। चलो, तो हमने क्या किया बच्चों, n मोल ऑफ आइडियल गैस लिया और उसको हमने क्या किया, एक इसमें रख दिया, ठीक है? यहां पर हमने ये गैस फिल कर दी, कौन सी? n मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है? जैसा आपने बोला सर हमने कर दिया। यहां पर मैंने एक पिस्टन लगाया बच्चों, ठीक है? और ये पिस्टन मेरा मैंने फिक्स कर दिया। इस बार क्या कर दिया बच्चों? फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया तो ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, फिक्स। इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया मैंने। अगर मैं इसको हीट करूं यहां पर, अगर मैं इसको हीट करूं यहां पर, तो पिस्टन तो हमारा फिक्स है, क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा? नहीं होगा। तो ये प्रोसेस एक तरीके से कैसे हो रही है बच्चों? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल समझ आया? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारी जो हीट आती थी वो क्या आती थी बच्चों? बताते चलो, QV इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। अब इस प्रोसेस में मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बोला कि मैंने इसको केवल इतनी सी हीट दी, इतनी हल्की सी हीट दी कि इसका टेम्परेचर DT चेंज हो जाए।
कितनी हल्की सी थी कि इसका टेम्परेचर केवल हल्का सा चेंज हो जाए dt, और उसके लिए हीट मैंने कितनी दी इसको, dq। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूं, स्मॉल dq इज इक्वल्स टू NCV/dt, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स है जो कि कांस्टेंट है, Cv होता है बच्चों F/2R, R हमारा कांस्टेंट, और Fv कोई गैस होगी या तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, तो सीधा का सीधा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट। यहां तक ये चीज समझ आई? बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या बोलता है? वो बोलता है कि सर Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, है ना? यहां लिख दूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डी, इसका नाम बच्चों थर्मो डी भी बोलते हैं बहुत बच्चे, तो थर्मो डी मैंने लिख दिया आज, है ना? ऐसे चलो, अब मैं छोटी सी हीट की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी डी क्यू लिख दूं इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। आप मुझे एक चीज बताइए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा, तो उसके लिए हम वर्क कैसे निकालते थे बच्चों? पी डीवी का इंटीग्रेशन, पी डेल्टा वी। बच्चों मैं समझ रहा हूं पी डेल्टा वी बोल रहे होगे, पी डेल्टा वी जब लगता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर ही वेरिएबल हो तो पी डीवी लगाना पड़ता है। अब सुनो, तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन तो हमारा वैसे ही जीरो होने वाला है बच्चों, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा तो वर्क तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहां से ये वाली टर्म को मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, जीरो। तो यहां से जो मेरा डी क्यू आ रहा है वो मेरा डी यू के बराबर है, दैट मीन्स डी क्यू कितना है हमारा, एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। बोलो इतनी चीज समझ आई? एक मेरे पास ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूं, सेम इसी की तरह एक और पिस्टन ले लूंगा और उसको किसके अंदर रख दूंगा, इस बीकर के अंदर रख दूंगा, और इस बीकर के अंदर क्या है मेरे पास, n मोल ऑफ, क्या है बच्चों, n मोल ऑफ आइडियल गैस है, और इसके ऊपर मैंने बना रखा है हमारा एक पिस्टन, और ये पिस्टन अब मेरा कैसा है, मूवेबल। कैसा है बच्चों, इसको बोलूंगा मूवेबल, ये मूव हो सकता है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको हीट दी, ठीक है, इसको हीट दी, कितनी हीट दी, बहुत छोटी सी हीट दी, जैसे अभी दी थी हीट उतनी ही छोटी सी मैंने इसको हीट दी, जिससे इसका टेम्परेचर बच्चों पता है कितना बदले, इतना ही बदले जितना इसका चेंज हुआ है dt। आप इसकी बात को अभी समझोगे, गहराई को अभी नहीं समझोगे, कुछ कुछ समझ गए होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनने नहीं समझा है वो अभी समझेंगे, देखना कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज को आप समझोगे अभी, ठीक है? चलो ठीक, यहां तक बात कर ली। अब आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों, इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि ये मूवेबल है ना, लेकिन मैंने इस प्रोसेस को ऐसे कराया कि इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, लेकिन इसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर मैंने इस प्रोसेस को करवाया, ठीक है? चलो सर आपकी बात भी हमने मान लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर आपने करवा दिया। कांस्टेंट प्रेशर पे जब करवाऊंगा तो उसके लिए हीट क्या आती थी बच्चों, क्या आपको याद है, QP इज इक्वल्स टू NCP, है ना, NCP डेल्टा T, बिल्कुल सही है। छोटी सी हीट है तो क्या लिख दूंगा, DQ इज इक्वल्स टू NCP DT, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U होता है, तो छोटी सी के लिए क्या लिख दूंगा बच्चों, DQ इज इक्वल्स टू DW प्लस DU, बिल्कुल सही। क्या इसमें वर्क डन जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रही है गैस, है ना, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, यहां लिख दूं गैस एक्सपेंशन, तभी आप समझोगे, यहां लिख दो गैस एक्सपैंड करेगी, ठीक, समझ आया यहां तक? चलो आप मुझे बताइए इस केस में वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन क्या होता है, PdV ये लिखा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा भी होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम होगा, अगर छोटी सी हीट दे रहा हूं तो वॉल्यूम भी तो छोटा सा चेंज होगा, तो वर्क डन को क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे PdV DQ, है ना, प्लस DU। बोलो इतनी चीज समझ आई? बिल्कुल। DQ की जगह ये रख दूं NCP DT इज इक्वल्स टू PdV प्लस DU, इतनी चीज समझ आ गई, यहां तक का स्टेप, बिल्कुल। चलो अब मैं बच्चों देखो एक चीज करने वाला हूं यहां पर, और क्या करूंगा,
वहां से आपका फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा। देखो ये पूरी चीज हम किस चीज पे परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, आइडियल गैस पे। और आइडियल गैस किस चीज को फॉलो करती है, किस चीज को फॉलो करती है, कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई है यहां पर? देखो वो करती है PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो। कोई भी आइडियल, अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है वो फॉलो करे, मैंने मान लिया। अब सुनो, प्रेशर को मैं कांस्टेंट बोल ही रहा हूं, n हमारा कांस्टेंट है ही, मोल r हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम पे जो भी चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली T पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम है तो वो किसकी वजह से होगा, छोटा सा चेंज इन T की वजह से। तो P dV इज इक्वल्स टू nRdt। ये स्टेप किस किस को समझ नहीं आया मुझे बताओ, सारी चीजें भूल जाओ, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, ठीक है। P का डिफरेंशिएशन करोगे नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, V, P dV। यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, nRT, n और r तो कांस्टेंट है, बचा क्या T का पार्शियल डिफरेंशिएशन dt। इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, तो देखो NCP dt इज इक्वल्स टू PdV की जगह nRdt प्लस du। अब सुनो, अब आने वाली बड़ी खास बात बच्चों, क्या आने वाली है बड़ी खास बात, वो ये आने वाली है कि आपको याद है मैंने अभी ऊपर क्या बोला कि दोनों को मैं इतनी सी हीट दे रहा हूं, इतनी सी हीट दे रहा हूं जिससे उन दोनों का टेम्परेचर केवल और केवल dt चेंज हो, केवल और केवल dt चेंज हो। मतलब यहां पर भी जो टेम्परेचर का चेंज है dt और यहां पर भी dt। सारी चीजें भूल के मुझे ये बताओ बच्चों जल्दी से, देखो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल्स टू NCV dt होती है कि नहीं, सारी चीजें भूलो और ये देखो ब्लू कलर से जो लिखा है वो देखो, समझ आया, बताओ होता है कि नहीं होता। ये एक स्टेट फंक्शन है, ये ना CV पे डिपेंड करता है ना n पे, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और मैंने इसका भी टेम्परेचर उतना ही बढ़ाया जितना इसका बढ़ाया, अगर इसका मैंने 500 टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका भी 500 बढ़ाया, समझ आई बात। तो क्या, अब मैंने छोटा सा टेम्परेचर चेंज किया इतना कि दोनों के लिए बराबर हो, तो इसका du और इसका du सेम होगा, बिल्कुल होगा। इसका du उठा के इसमें रख दो, इसका du उठा के इसमें रख दो, तो क्या बचेगा रिलेशन, NCP dt, इसको लिख रहा हूं अभी, इक्वल्स टू nRdt प्लस du की जगह ये वाला du रख दो, NCV dt, ठीक है। अब सुनो, यहां से कैंसिल आउट हो गई सारी चीजें, देखो ndt कॉमन ले लो, ये बचेगा Cp, यहां से भी ndt कॉमन लो, ये बचेगा R प्लस Cv, यहां से ये चीज कैंसिल होगी, Cv को इधर लेके आओ, तो Cb माइनस Cv, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। बोलो ये रिलेशन निकालना समझ आया। ये रिलेशन देखो किसके लिए आया, मोल के लिए आया है, ग्राम के लिए नहीं आया, इसलिए कैपिटल C आया है ना। ये हमारा 3 स्टार मार्क करो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े, समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गई बच्चों हमारी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस सॉरी, हमें टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़नी है और उसमें हमें क्या करना है, सारी प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो हर प्रोसेस के लिए जो हमारी 4 प्रोसेस हैं पूरी सबको आप लोग भी जानते होंगे, कोई नई बात नहीं बोलूंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोगोरिक, ठीक है। इन चारों प्रोसेसेस के लिए वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, हीट क्या क्या होती है, कैसे कैसे वेरी करती है, क्या क्या रिलेशंस होते हैं, क्या सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ आया। चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल से मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था बच्चों। आइसोथर्मल मतलब थर्मल आ रहा है नाम में, थर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ऐसी गैस। और सुनो सारी चीजें हम फॉर आइडियल गैस बात करेंगे बच्चों, फॉर, देखो लिख दिया मैंने, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो बच्चों, टेम्परेचर
कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, मुझे बताएगा कोई? जीरो। चेंज इन टेम्परेचर मेरा जीरो होगा। ठीक है, चाहे ये प्रोसेस हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, बारिक हो, कोई सी प्रोसेस हो, क्या डेल्टा यू चेंज है? बिल्कुल नहीं है। डेल्टा यू हमेशा बोलेगा कि मेरे को जब भी यूज करोगे तो NCV/dt के तरीके से यूज करोगे। आओ भैया उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं बच्चों, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV/ΔT। डेल्टा टी मेरा जीरो है, तो क्या यहां से इंटरनल एनर्जी मेरी जीरो निकल के आ गई? बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ। डेल्टा यू जीरो, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो है और इंटरनल एनर्जी मेरी जीरो होगी। एक चीज और ध्यान दो यहां पर बच्चों, मैंने बोला है फॉर आइडियल गैस, और सारी अगर आइडियल गैस की बात की है बच्चों तो आइडियल गैस कंपलसरी है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करे। आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, और कितनी? एन मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी लिख लो आप, एन मोल। चलो ये चीज फॉलो करेगी और सुनते जाओ, सुनते जाना, स्टोरी है पूरी। टी कांस्टेंट है तो ये टी कांस्टेंट आ गया, आर मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मोल्स हमें गिवन है, फिक्स है, तो क्या यहां से ये भी बोल सकता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट भी होता है? बोल सकता हूं मैं इतनी चीज? बिल्कुल बोल सकते हो सर, आगे बढ़ो। बढ़ रहा हूं बच्चों, तो यहां से क्या बोल सकता हूं? P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है सर। और क्या बोल सकता हूं बच्चों कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इतनी चीज समझ आई क्या? बहुत छोटी सी चीजें, ये हमारे बॉयल्स भैया ने बोला है ना, आइडियल गैस के लिए आप पढ़ोगे तब। चलो इतनी चीज समझ आई। अगर मैं पीवी के ग्राफ की बात करूं, पीवी के ग्राफ की बात करूं बच्चों, पीवी का ग्राफ की बात करूं तो वो कैसा बनेगा? ये देखो, ये मेरा ग्राफ है और ये P है, ये V है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं? अच्छा स्लोप ज्यादा कर दी है, ओके बच्चों हटा रहा हूं, लो सब जानते हैं, लो अब ठीक है। चलो ये डायरेक्शन देख लो, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर तो प्रेशर कम होगा। बात सही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। ये हमारा पीवी का ग्राफ आता है बच्चों। इतनी चीज समझ आई? बिल्कुल समझ आई। अब एक चीज बताओ, डेल्टा यू में पता लग गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या बोलता है? Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है, बिल्कुल बोलता है। एक चीज बताओ, इसमें डेल्टा यू तो जीरो ही है बच्चों, निकाल के आ गया, तो इसका मतलब Q इक्वल्स टू W। इसकी लेंगे हम फीलिंग। Q क्या होता था बच्चों? हीट गिवन, हीट गिवन टू द सिस्टम। एंड अगर मुझसे कोई बोले कि W क्या होता था? वर्क डन बाय द सिस्टम। सर जी वर्क डन बाय द सिस्टम भूले नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भूले। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी फीलिंग, इसकी फीलिंग, इसकी फीलिंग, इसकी फीलिंग। इसका मतलब मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों पहले। मान लो कोई एक बेगर है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसे ही बताया था, अगर वो हमसे खाना मांगता है या नहीं भी मांगता है, हमको पता है उसको भूख लगी है, तो क्या करें? हम उसको खाना देंगे। खाना देंगे तो क्या कर सकता है वो? या तो खाने को किसी और को दे दे या फिर खुद खा ले। खुद खाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा, या फिर उस खाने को किसी और को दे दे। समझ आया? यहां वो क्या कह रहा है? वो खुद नहीं खा रहा है, किसी और को दे रहा है। खुद नहीं खा रहा है, किसी और को दे रहा है, खुद और को दे रहा है। इसकी फीलिंग का मतलब ये हो गया, इसकी फीलिंग का मतलब ये हो गया, कोई वर्क करा रहा है। देखो चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन, यहां पे समझो इसको, यहां से ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि मैंने अभी ये बनाया था एक बीकर टाइप का, इसी से इस क्वेश्चन को समझो आप, बहुत अच्छे से फीलिंग आएगी इसकी। और ये प्रोसेस बच्चों पॉसिबल नहीं है, हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये मेरा पिस्टन होता था बच्चों,
होता था, बिल्कुल होता था सर, यही तो पिस्टन होता था। चलो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ये पिस्टन का थोड़ा बहुत कोई मास होगा, कुछ भी होगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं इस पिस्टन को उठाना चाहता हूं, ठीक है, उठाना चाहता हूं, और वो काम किससे कराना चाहता हूं, गैस से, ठीक है। सुनना, ये गैस इसको उठाएगी पिस्टन को, तो क्या करेगी, अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, पिस्टन उठने वाला है। सुनना, अगर इसने कोई वर्क किया तो ये इंटरनल एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। मेरी एक चीज बताओ, आप उसकी इंटरनल एनर्जी है वो 0। आप सुनना, इसको छोड़ दो अभी, यहां सुनो, अगर मैं इस पे वर्क करना चाहता हूं तो मैं यहां से कुछ ना कुछ हीट दूंगा, समझ आया। अब सुनो, मैं इसको अभी हीट नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूं, इस सिस्टम से इस पिस्टन को उठवा रहा हूं, उसकी इंटरनल एनर्जी से उठवा रहा हूं। उसने उठाया तो क्या किया, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होने वाली होगी, मतलब टेम्परेचर फॉल होने वाला होगा। टेम्परेचर कम जैसे ही होने वाला होगा, मैं क्या करूंगा, यहां से उतनी हीट इसे दे दूंगा जिससे उसका टेम्परेचर वापस उतना ही हो जाए। तो उस केस में अगर देखा जाए तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है बच्चों, वेरी स्लो प्रोसेस होती है, वेरी स्लो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। मैंने इतनी स्लो इस पे वर्क डन किया, इतने धीरे से वर्क डन किया कि वॉल्यूम ऑफ गैस जैसी एक्सपैंड होने वाली हुई, इसका मतलब उसकी डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी कम होने वाली होगी। कम कैसे होगी, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर फॉल होने वाला होगा, क्योंकि उसने जो वर्क किया है, अभी आपने उसको हीट नहीं दी, वर्क किया है उसने, वो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी से किया है ना। और जैसी इंटरनल एनर्जी कम होने वाली होगी, आप क्या बोलोगे, हम उसकी इंटरनल एनर्जी कम नहीं होने देंगे, हम उसको थोड़ी सी उतनी हीट दे देंगे। तो उससे हो क्या रहा है बच्चों, कि वो इंटरनल एनर्जी उसकी यूज नहीं हो रही है, पूरा का पूरा जो वो काम कर रहा है पिस्टन को उठाने में, वो पूरा का पूरा हीट से हो रहा है। फीलिंग आई, समझ आया पूरा पूरा अच्छे से, है ना। मतलब ये है कि हम जो भी उसको हीट दे रहे हैं, सीधे सीधे वो उठा रहा है, काम कर रहा है, खुद का सेव नहीं कर रहा है, राइट। चलो इतनी चीज समझ आई, तो अपन आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या बात करेंगे बच्चों, वर्क डन निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है वो निकालेंगे हम लोग। अब कोई बताना चाहेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, या इसका फॉर्मूला क्या आता है? चलो छोड़ दो, किसी को नहीं पता, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, आ जाओ, मुझे भी नहीं पता। W = PdV हमने पढ़ रखा है बच्चों। ये क्या होता है, वर्क डन होता है सर, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, चाहे कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, हम इसको जरूर अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। आपने जैसा बोला मैंने मान लिया, ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हमारी PV = nRT को तो फॉलो कर ही रहा होगा, आइडियल गैस की बात है। तो यहां से PV = कांस्टेंट बोल दूं, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक काम करिए, यहां पर बच्चों P की जगह मैं यहां पर ये लिख सकता हूं nRT/V। तो W = P की जगह क्या लिख दूं, nRT/V, और ये dV ऑलरेडी था, इंटीग्रेशन। मान लीजिए कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ इसका V1 से V2, ठीक है, ये लो V1 से V2 इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो देखो बच्चों, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और T हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट दिया, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल, तो मतलब ये V पे डिपेंड करेगा। तो यहां से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT dV/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो एक बार और लिख देता हूं, dV/V का इंटीग्रेशन V1 से V2। तो यहाँ से W की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, nRT, ये क्या होता है, log बेस E, इंटीग्रेशन ऑफ dV/V होता है बच्चों, log बेस E और V, इसकी लिमिट लग जाएगी बच्चों V1 से V2। इतना समझ आया। देखो फिर इसके बाद W की वैल्यू क्या लिख देंगे हम सीधे सीधे, nRT log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन हुई कि मैंने ये कैसे लिखा, नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसमें क्या ही किया मैंने, V1 की वैल्यू लिमिट करी और V2 की, ठीक है। W कितना आ जाएगा बच्चों, nRT log बेस E V2/V1। ये तो बच्चों log की प्रॉपर्टी होती है, log A माइनस log B क्या होता है, log A/B, ठीक है, वही चीज लिखती है। ये होता है बच्चों वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस।
किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है तो ln log बेस E V2 अपॉन V1 आता है। ये हमारा आइसोथर्मल का वर्क डन निकल के आ रहा है बच्चों। किसका आ रहा है? आइसोथर्मल का। अब सुनते जाना, ये वर्क डन मेरा किसके रिलेटेड में आ रहा है? V2 अपॉन V1। इसमें प्रेशर की कोई टर्म है? नहीं है। अगर मैं इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? कोई बताना चाहेगा? कर सकते हो सर, कैसे? देखो बच्चों, यहां से PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो मैं यहां से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मैं V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। बोलो, इतनी चीज क्लियर हुई कि ये कैसे लिखा? फुट कर दो। W इक्वल्स टू nRT log बेस E V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2। एक चीज और बताने वाला हूं मैं यहां पर आपको। सॉरी बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, एक चीज बताना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, ना तो आपको n दिया जाएगा, ये जो n दिख रहा है, ना तो आपको n दिया जाएगा, ना आपको t दिया जाएगा, फिर भी पूछेगा वर्क डन बताओ। आप क्या करोगे मुझे बताओ? PV इक्वल्स टू nRT है और PV एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं बच्चों? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। P1 V1 इक्वल्स टू V nRT होगा और P2 V2 भी nRT के इक्वल होगा। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूं? ये चीज समझ आई? तो जब भी मुझे nRT नहीं दिया जाएगा, या तो मैं P1 V1 रख दूंगा या P2 V2, तो उससे आपके दो रिलेशंस और निकल के आ जाएंगे। वो कौन से रिलेशंस होंगे बच्चों? ये हो जाएंगे, देखो W इक्वल्स टू nRT की जगह एक बार P1 V1 रखो, P1 V1 log बेस E V2 अपॉन V1, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? P1 V1 log बेस E P1 अपॉन P2। बोलो सही लिखा है? देखो nRT की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों? P1 V1 log बेस E V2 अपॉन V1, ऐसा का ऐसा, या इसकी जगह लिख सकता हूं P1 V1, देखो। या फिर आप क्या लिख सकते हो बच्चों? P1 P2 V2, है ना, P2 V2 log बेस E V2 अपॉन V1, या फिर P2 V2 log बेस E P1 अपॉन P2। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये मैंने कोई भी ये चीज याद नहीं करी है बच्चों, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी इस चीज को याद मत कीजिए। मैंने इस चीज को इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ आ जाए कि ये निकाला कैसे, इसको रिलेट कैसे करते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है ना। देखो कुछ नहीं किया, आप तो इसको भी याद मत रखिए, प्रोसेस है। आप चाहो तो एक को याद कर लो, nRT ln V2 अपॉन V1। प्रेशर के टर्म से पूछ रहा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। कैसे आया? आइडियल गैस, खत्म। nRT P1 V1 और P2 V2 के बराबर होता है। इतनी चीज समझ आई? तो हमने अभी क्या देख लिया? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा T 0 होता है, उसकी वजह से डेल्टा U 0 हो गया, उसकी वजह से Q इक्वल्स टू W आ गया, है ना। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो भी हीट देंगे वो सीधा का सीधा वर्क कर रही है, अपनी इंटरनल एनर्जी में स्टोर नहीं कर रही है। ठीक है सर, आपने बताया। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला कि इसका ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। एक चीज और बताओ बच्चों, इसमें एक चीज और बता दो मुझे, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? देखो इस ग्राफ को मैं यहां बनाता हूं अब, और यहां पर देखो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें? जैसे P और V यही था, और ऐसा कुछ हमारा ग्राफ था, ठीक है। मुझे इसका स्लोप बताओ। स्लोप से पहले मुझे एक चीज बताओ बच्चों, कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया, मान लो y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 दिया, ठीक। चलो, अगर आपको याद हो तो आपने मैथ्स में देखा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c एक इक्वेशन होती है लाइन की। किसकी होती है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो ये चीज सही है? बिल्कुल सही है सर। तो यहां पर m क्या होता था बच्चों? सर m होता था स्लोप, है ना। चलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में स्लोप क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर स्लोप तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में हमारा आ रहा है 3। बिल्कुल सही है ना। अब इस इक्वेशन को आप बच्चों को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 0। तो dy बाई dx मेरा कितना आ गया?
3। क्या बच्चों यही चीज स्लोप है? कुछ समझ आया? हाँ, अब आया ना सर समझ। इसका मतलब सर इसमें अगर पीवी का एक ग्राफ है, वो लाइन की इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है? ऐसा बनता है कुछ, y और x ऐसे ही बनता है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब dp ओवर dv हमारा स्लोप होगा। इस इक्वेशन का या इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा dp ओवर dv। अब हमको निकालना है dp ओवर dv। dp ओवर dv कैसे निकालोगे बच्चों? कैसे निकालोगे आप बताओ? आइडियल गैस का यूज करके। आ जाओ, मैं भी वही करने वाला था, आप लोगों ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। देखो PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रोसेस कौन सी? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो पहले P को कांस्टेंट मानो और V के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो तो dV, प्लस V को कांस्टेंट मानो और प्रेशर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो dP इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। VdP इज इक्वल्स टू माइनस PdV, dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस P अपॉन V। बोलो इतनी चीज समझ आई? ये क्या निकल के आ गया बच्चों? आई एम सो सॉरी बच्चों, क्या यही चीज स्लोप है? और ये स्लोप किस चीज की है बच्चों? आइसोथर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे भी क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं, बहुत इजीली। इस चीज को समझना, मैं ये सारी चीजें क्यों करा रहा हूं, स्लोप वगैरह पता लगेगा आपको बाद में। तो dP ओवर dV इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ PV कर्व इक्वल्स टू माइनस P अपॉन V। अब सुनो, आपको एक चीज की तो फीलिंग आई गई होगी कि सर ये पूरी ग्राफ का स्लोप सेम तो होगा नहीं। ऐसी ग्राफ आ रही ना, ऐसी देखो, ऐसी ऐसी, हाँ, तो हर जगह पे पॉइंट पे कुछ ना कुछ अलग अलग होगा ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछेगा। पूछो क्या? देखो वो आपसे क्या पूछने वाला है, देखो वो आपसे पूछेंगे, अरे मिटारा नहीं है, रुको अच्छे से बनाया है, देखो ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा बिल्कुल। वो आपसे क्या बोलेगा? वो बोलेगा, आपको बोल दिया मान लो इस लाइन पे एक पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट की लोकेशन है P0, V0, मतलब इस पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू V0 और प्रेशर की वैल्यू है P0। बताओ इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप क्या होगा? तो आप कैसे बताओगे? बताओगे सर स्लोप जो होगा ना वो होगा dV ओवर dV इक्वल्स टू माइनस PV, P अपॉन V। इस पॉइंट पे P की वैल्यू P0 अपॉन V0, ये होगा स्लोप बच्चों। फीलिंग आ गई? आया समझ? आगे बढ़े, चलो। ये पूरी कहानी जो पढ़ी अभी हमने सारी केवल थर्मल, आइसोथर्मल के लिए थी। अब हम जंप करेंगे एडियाबैटिक पर बच्चों। ये देखो मैंने नाम लिया और वो आगे हाजिर है, कह रहा कराओ। कितना पढ़ाओगे आप बच्चों को? पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं भी नहीं थकूंगा, मैं भी पूरा पढ़ाऊंगा बच्चों को। आओ, सारी चीजें हम आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। आइडियल गैस, और वो भी कैसी? एन मोल, मतलब ये हमेशा PV इक्वल्स टू NRT फॉलो करेगी। इतनी लाइन में हर प्रोसेस के लिए बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। चलो एडियाबैटिक, किसी ने बोला अगर मुझसे अब कि सर एडियाबैटिक का मीनिंग क्या है, तो सच में मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक कितनी बार बताया बच्चों? जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हो। स्टार्टिंग इलेक्टर्स में मैंने करी थी एडियाबैटिक वॉल्स, उसका मीनिंग बताया था नॉन कंडक्टिंग मींस हीट का फ्लो ना हो, दैट मींस Q इक्वल्स टू 0। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, दैट इज Q इक्वल्स टू 0। इतनी चीज समझ आई? ठीक है, इतनी चीज जानने के बाद मैं और क्या बोल सकता हूं बच्चों? इसका कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? अब मेरे को बताओ, हीट का इससे कोई रिलेशन है? हीट 0 है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते बच्चों कि प्रेशर क्या कम होगा, ज्यादा होगा, कांस्टेंट होगा, V क्या होगा, T क्या होगा, किसी का कुछ नहीं बोल सकते, किसी का कुछ नहीं बोल सकते। बस मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, किसी टाइम पे प्रेशर मान लो इनिशियल P1, V1 और T1 होगा, और कुछ टाइम के बाद P2, V2 और T2 हो जाएगा। इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है। चलो यहीं पर अगर मैं पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो हमसे क्या बोलता है वो? Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। समझ आया? आया सर, बिल्कुल समझ आया। हीट 0,
दैट मीन्स हमसे बोलता है W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ओ भाई, इसकी फीलिंग कौन देगा? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी सिस्टम काम कर रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी से कर रहा है। आपको मैं बोलूं जाओ रनिंग करो, आपको बोलो जाओ रनिंग करो, आप भाग रहे हो, ठीक है, आप क्या करते हो? पहले शाम को डेली ब्रेकफास्ट, सॉरी रात को डेली, चलो सुबह रनिंग करते हो तो सुबह सुबह आप दूध पीते हो, फिर उसके बाद रनिंग करते हो, ठीक है, ये मान लो आपका डेली का रूटीन यही है। पहले आप एनर्जी लेते हो, फिर आप रनिंग करते हो और अपनी एनर्जी बचा के रखते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दिन मैंने आपको दूध ही नहीं दिया पीने को, अब बोला जाओ रनिंग करके आओ, तो आप वो रनिंग कैसे करोगे? वो एनर्जी कहां से लाओगे? आप अपनी बॉडी से लाओगे। आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी आप उसका यूज करके रनिंग करोगे। आप वर्क कर रहे हो एनर्जी से, कौन सी? इंटरनल एनर्जी। और ये नेगेटिव का साइन क्यों आया है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर मेरे पास सुबह उठाऊं सो के बहुत एनर्जी, पूरे दिन भर मैं काम कर रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, है ना, सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, दिन में 8-8, 9-9 क्लास ले रहा हूं, अगर मानो तो मेरी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? अरे ऑब्वियसली बच्चों कम होगी, कोई मुझे एनर्जी तो दे नहीं रहा है। दूध भी जो पीता था मैं सुबह सुबह वो भी छीन लिया, समझ रहे हो? हाँ, तो फीलिंग समझ आई? इसका बहुत अच्छा। और ये प्रोसेस जो होती है ना बच्चों, बहुत ज्यादा जल्दी होती है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोसेस वेरी फास्ट, प्रोसेस इज वेरी फास्ट, इतनी फास्ट है कि हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, टायर का बर्स्ट होना, टायर का फट जाना। टायर जब फटता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन के रह गया है, क्योंकि काफी बच्चों को ये चीजें आइडिया रहती है। टायर का फट जाना, दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? अरे इसका मतलब हो गया कि प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक है। अब कैसे हुई ये जानो, इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट, एकदम से फट जाता है ना, तो वो इतने कम टाइम में होता है कि वहां पर हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है। और उस टाइम क्या होता है, जैसे ही टायर फटता है गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तुरंत इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 था और बढ़ के V2 हो गया, कुछ ना कुछ बढ़ा, गैस का एक्सपांशन हुआ। और गैस का जैसे एक्सपांशन होगा मतलब वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया, है ना, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी। और इंटरनल एनर्जी जैसे ही कम होगी, इसका मतलब टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, है ना। तो हम ये देखते भी हैं कि जब भी ये टायर बर्स्ट होता है या फटता है तो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर ही मतलब कूलिंग होने लगती है, ठंडा होता है, वहाँ की आसपास की हवाएं ठंडी हो जाती है एकदम से, राइट। तो क्यों हो रहा है बच्चों को? क्योंकि जो वर्क हो रहा है, जो गैस वर्क कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, वो इंटरनल एनर्जी से हो रहा है, मतलब अपनी एनर्जी से कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, राइट। फीलिंग समझ आई? नहीं आई तो ये चीज ध्यान रख लो, डेल Q 0 है तो W इक्वल्स टू माइनस इंटरनल एनर्जी, मतलब जो भी हम उसको हीट तो दे नहीं रहे हैं, तो जो भी वो काम करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी से करेगा, जो भी उसकी पहले की एनर्जी है, और वो एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है। चलो, इसमें एक चीज और आती है बच्चों, इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है बच्चों? ये रिलेशन हमारा पॉइजन ने दिया था, और वो रिलेशन है PV की गामा, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस इस चीज को फॉलो करती है कि PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो, इतनी चीज समझ आई। और यहां पर गामा क्या है बच्चों? गामा इज दी Cp अपॉन Cv, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहां से आपको पता हो कि गामा इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों, 1 + 2/f, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको पता थी। अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली, तो यहां से मैं एक चीज और बता दूं आपको, जल्दी जल्दी लगे हाथों बता दूं, बिल्कुल बता देता हूं। देखो, यहां पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है बच्चों, PV का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, ये हमें कब दिया है, किस किस का रिलेशन है, P और V का। कोई मुझसे बोले T और V का रिलेशन बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? T और V का रिलेशन, यहां पर V तो है, मैं यहां पर प्रेशर की जगह T लाना है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आइडियल गैस के लिए फॉलो हो रही है सारी चीज, बिल्कुल।
तो क्या यहाँ पर ये चीज भी फॉलो करेगी? कौन सी? लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर P1 की जगह क्या लिख दूंगा? nRT1 ओवर V1। समझ आया? और ये क्या हो जाएगा? V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू nRT2 अपॉन V2, V2 की पावर गामा। nR से nR कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा? T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। इतनी चीज समझ आई? बिल्कुल सही है। अगर ऐसे ही आपसे इसका क्या क्या पूछ ले, एक और पूछ सकता है रिलेशन P और T का, क्योंकि वॉल्यूम हटा दो PT, तो वो भी आ जाएगा। कैसे? देखो T यहां पर है, P चाहिए आपको, तो V की जगह आप क्या रख दोगे? nRT ओवर P, उसका भी रिलेशन निकल के आ जाएगा। देखो करके बता दूं? ठीक है, देखो यहां पर P और T का अगर रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन में रख देता हूं। ठीक है, P तो मैं रख दूंगा P1, V1 की जगह क्या रखूंगा? nRT1 ओवर P1, इसकी पावर गामा इक्वल्स टू P2 nRT2 ओवर, किसकी जगह रखा है मैंने? V2 की जगह P2 की पावर गामा। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे, nR nR। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा T1 की पावर गामा और P1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 की पावर गामा। है ना? सही है, बिल्कुल सही है। P2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, सॉरी P1 की पावर 1 माइनस गामा आएगा बच्चों, 1 माइनस गामा, क्योंकि ये P1 की पावर गामा नीचे है और एक 1 है, तो ये 1 माइनस गामा आएगा। ठीक है, चलो ये रिलेशन समझ आया आपको कैसे आए? 1 माइनस गामा कुछ नहीं है बच्चों, मैंने भी देखो आपके सामने ही लिखा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको डायरेक्टली आ जाएंगी निकल के। ठीक है, इतनी सारी चीजें पता करने के बाद हम इसके ग्राफ की भी बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। आप एक चीज बताइए बच्चों, ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये लीजिए ग्राफ, ये मान लो P है, ये V है। ठीक है, चलो इसका जो ग्राफ आता है उसकी जो स्लोप होती है, इसका जो कर्व आता है वो थोड़ा और नीचे की तरफ होता है ऐसे। ठीक है, इसकी कोई स्लोप पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तो स्लोप पता लग गया बच्चों, क्या होता है? स्लोप होता है सर dP ओवर dV। बता दो वैल्यू dP ओवर dV, कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। और dP ओवर dV अब PV इक्वल्स टू nRT से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। पूछो क्यों? टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी कांस्टेंट नहीं, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। लेकिन एक चीज हमको पता है सर, बताओ बच्चों क्या? एक चीज पता है क्या सर? PV की पावर गामा, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हमको पता है। पता है तो बच्चों यूज करो, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो P और इसका करूंगा तो गामा V, गामा की पावर 1 माइनस गामा dV प्लस V की पावर गामा dP इज इक्वल्स टू 0। समझ आया? इसको कांस्टेंट माना, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, फिर इसको कांस्टेंट माना, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां से क्या आ गया? V की पावर गामा dP इज इक्वल्स टू माइनस P गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV। तो क्या यहाँ से dP ओवर dV मुझे कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, माइनस P गामा V गामा की पावर माइनस 1 अपॉन V गामा। बच्चों कुछ दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है। देखो V की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक V नीचे आ जाएगा, तो dP अपॉन dV जो आ रहा है वो आएगा मेरा गामा टाइम्स माइनस P अपॉन V। बच्चों कुछ चीज याद आ रही है? कोई चीज याद आ रही है या मैं पीछे जाके बताऊं आपको? पीछे जाके देखना है। देखो हमने वर्क डन निकाला था, यहां पर देखो स्लोप निकाला था आइसोथर्मल के लिए, तो माइनस P ओवर V। सेम स्लोप माइनस P ओवर V आ रहा है किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। लेकिन यहां पर ये गामा टाइम्स आ रहा है। क्या आ रहा है? गामा टाइम्स आ रहा है। समझ आया? गामा टाइम्स आ रहा है ना? तो आइसोथर्मल की जो स्लोप होती है उसका ही गामा टाइम्स अगर कर दोगे तो वो किसकी स्लोप हो जाएगी बच्चों? हमारी इस चीज की स्लोप हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं, है ना? तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं बच्चों, यहां लिख दूं
स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ, इंटू कर दूं गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये चीज समझ आ गई है ना, क्लियर है ना सारी चीजें इतनी तो। चलो अब इसका वर्क डन देख लेते हैं बच्चों, वर्क डन कैसे निकलेगा। छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। चलो देखो वर्क डन के लिए हम सीधे बोलेंगे, देखो इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, पी डीवी का इंटीग्रेशन चाहिए हमें वर्क डन। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आइडियल गैस की अगर इसमें वैल्यू रख भी दूं पी की जगह एनआरटी ओवर वी, तो टी भी मेरा वेरिएबल, वी भी वेरिएबल, कोई मतलब है नहीं है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, हमें एक चीज पता थी, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, के को मैंने कोई कॉन्स्टेंट मान लिया है, ठीक है। अब मैं यहां से कुछ वैल्यू रख दूंगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, के अपॉन वी की पावर गामा डी बी, ठीक। डब्ल्यू इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, के बाहर कॉन्स्टेंट, वी की पावर माइनस गामा प्लस वन होल अपॉन माइनस गामा प्लस वन, लिमिट मान लो v1 से v2, कुछ हुआ है मुझे नहीं पता, बस v1 से v2 बोल दिया। तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k अपॉन 1 माइनस गामा, देखो नीचे की चीज इधर आ गई, इक्वल्स टू v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। बोलो इतनी चीज क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सही समझ आया। चलो अब सुनो, यहां पर मैं कुछ एक अनोखी चीज नहीं करने वाला हूं, लेकिन ऐसे बोलने वाला हूं तो आपको समझ आएगा। देखो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं P1 V1 की पावर गामा भी K के बराबर होगा और P2 V2 की पावर गामा भी हमारा K के इक्वल होगा, बिल्कुल सही। क्या इस इक्वेशन को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं, K टाइम्स V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K टाइम्स V1 की पावर 1 माइनस गामा होल अपॉन 1 माइनस गामा। क्या मैं इस K की जगह इसकी वैल्यू पटक दूं, तो देखो W क्या आ जाएगा, इस K की जगह मैं इसकी वैल्यू पटक रहा हूं, P2 V2 की पावर गामा, और ये चीज ऑलरेडी थी क्या, V2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस अब इस K की जगह मैं V1 वाला पटक रहा हूं, V1 P1 V1 की पावर गामा, और ये कितना हो जाएगा V1 1 माइनस गामा। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई, होल अपॉन 1 माइनस गामा। तो यहां से वर्क डन जो निकल के आ रहा है बच्चों, देख लो कैसे ही देख लो, देखो V2 की पावर गामा और V2 की पावर माइनस गामा कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, P2 V2 P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये चीज समझ आई। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब आप इसको कर सकते हो किस चीज से, आइडियल गैस से। कैसे, देखो P1 V1 इक्वल्स टू NRT1 है ना, और P2 V2 इक्वल्स टू NRT2, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, NRT2 माइनस T1 होल अपॉन 1 माइनस गामा। ये चीज समझ आई कि नहीं, मैंने ये कैसे लिखा, वरना आधी क्लास बोलेगी ये कैसे लिख दिया सर। अरे P2 V2 की जगह लिखा NRT2 और P1 V1 की जगह लिखा NRT1, NR कॉमन लिया, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये वर्क डन हुआ मेरा। और इसमें मैंने एक चीज और बताई थी, अभी निकल के आई थी कि Q 0 था तो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U होता है। बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, है ना। तो देखो इसको मैं इंटरनल एनर्जी से भी कर सकता था, यहां तक तो ये प्रूफ हो ही गया है ना, यही होती है अपनी, यही वैल्यू आती है, आप इसको इसके तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। सुनो यहां पर एक चीज और, मैं इसको डेल्टा यू से भी सॉल्व कर देता बच्चों। देखो कैसे, डेल्टा यू हमेशा क्या लगता है, एन सी वी डेल्टा टी, इसके अलावा कुछ और लिया मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि यही हर प्रोसेस के लिए है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू या मतलब यही नॉर्मल फॉर्मूला है जो यूज होगा। ठीक है सर बता दिया। क्या आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर एक रिलेशन है, एंड सी वी इक्वल्स टू सी पी नहीं, गामा का रिलेशन जो होता था वो क्या होता था, गामा इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, चलो Cp की जगह मैं क्या लिख दूं, गामा Cv, और इसमें रख दूं Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो लिखना पड़ता है, Cp इक्वल्स टू गामा Cv है, बिल्कुल है। तो मैं क्या इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दूं, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दूं, रख दो सर। तो कितना आएगा, देखो यहां पर गामा Cv माइनस Cv इक्वल्स टू आर, तो यहां से Cv की वैल्यू आ गई बच्चों आर अपॉन गामा माइनस 1। इतनी चीज समझ आई, ठीक है।
इस वैल्यू को उठा के मैं किस में रख दूं बच्चों, सब समझ गए होंगे सर क्या कर रहे हैं। डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी की जगह देखो आर अपॉन गामा माइनस वन, और डेल्टा जी मतलब टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो डेल्टा यू कितना आ गया मेरा, एन आर टी टू माइनस टी वन होल अपॉन गामा माइनस वन। अब आप सोच रहे हो ये तो बराबर आया ही नहीं, तो बच्चों बराबर क्यों है, नेगेटिव का साइन आएगा। देखो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ये आया था, देखो कहां गया, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अगर आप इसमें माइनस का इंटू कर दे तो ये चीज देखो, इसमें अगर मैं माइनस डेल्टा यू निकालना चाहूंगा तो इस इक्वेशन में माइनस का इंटू करूंगा, माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन होल अपॉन गामा माइनस वन। ये माइनस को नीचे ले जाऊं तो क्या बोल दूंगा, माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू एन आर टी टू माइनस टी वन होल अपॉन वन माइनस गामा। क्या ये माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू के है, देखो ये डब्ल्यू, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा, और ये कितना एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा। समझ आई इतनी चीज, बिल्कुल क्लियर है। चलो एक चीज पे और ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर आपका क्वेश्चन फंस सकता है, और वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ग्राफिकल वे। कैसी ग्राफिकल वे बच्चों, मानिए आपको एक अगर ग्राफ दिया है ऐसा, सुनना मैंने आपको एक चीज बताई थी, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल के स्लोप पे। मान लो ये P है, ये मेरा वॉल्यूम V है, ठीक, समझ आया। हाँ, एक मैंने ऐसे लाइन बनाई है और एक मैंने ऐसे बनाई है। अब सुनना इसकी फीलिंग, अब सुनना इसकी फीलिंग बच्चों, जो ग्राफ ज्यादा जल्दी डाउनवर्ड्स में दिख रहा है, ये कौन सा ग्राफ ज्यादा जल्दी वही की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, नॉर्मल वे में बता रहा हूं, वैसे आप क्या बता सकते हो, देखो इसका स्लोप नेगेटिव, देखो माइनस पी अपॉन वी है, नेगेटिव का है ना, तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप, -0.3 बड़ा होता है या -0.2, -3 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, बोलो, -2 बड़ा होता है ना। हाँ, तो मतलब माइनस के टर्म्स में क्या होता है, जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है वो जितनी कम होगी नेगेटिव में उतनी ज्यादा आंसर आएगी। तो ये वही चीज है बच्चों, ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, क्योंकि इसकी स्लोप जो आएगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली रूप में देखना चाहे, मान लीजिए ये एक बोला है कि ये 1 है और ये 2 है, बताओ इसमें से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कौन कौन से हैं, इसमें आइसोथर्मल कौन सा और एडियाबैटिक का ग्राफ कर्व कौन सा है। तो आप पता क्या बोलोगे, जो कर्व ज्यादा बाइंडेड है या ज्यादा वी की तरफ घुमा हुआ है, जिसका स्लोप ज्यादा है, वो होगा एडियाबैटिक। तो ये तो हो गया मेरा आइसोथर्मल और ये मेरा हो जाएगा एडियाबैटिक। अगर इन दोनों में कंपैरिजन का उसने पूछा है तो फीलिंग समझ आई, समझ आ गया, ऐसे निकाल सकते हो अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल। चलो आ जाओ, इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, धड़ल्ले से एक क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे, राइट। चलो, a diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume if the initial temperature of the gas is Ti in Kelvin and the final temperature is ATI, the value of A is, क्वेश्चन आ रखा है IIT में, ठीक है। चलो आपसे पूछा क्या गया ये देख लो, डाई एटोमिक गैस दी गई है, डाई एटोमिक आइडियल गैस दी गई है। तो देखो कुछ कुछ चीजें मैं लिखता जा रहा हूं, बाय द वे हम क्वेश्चन करते तो लिखने की जरूरत नहीं, बट आपके लिए लिख रहा हूं। देखो आइडियल गैस मतलब PV इक्वल्स टू NRT, ओके। डाई एटोमिक मतलब F इक्वल्स टू 5, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट मीन्स Q इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है, ओके। अब सुनो, हमें और क्या हमें इंफॉर्मेशन दी है, वॉल्यूम। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है V, तो फाइनल वॉल्यूम 1/32 हो गया, तो V फाइनल क्या हो जाएगा, V/32, ठीक है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज Ti, T इनिशियल कितना दिया गया है, Ti, ठीक है लिख दो, और T फाइनल क्या बोला गया बच्चों, ATI। इतनी चीज समझ आई क्या आपको, एक चीज दिख रही है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई एक रिलेशन आ रहा है। अब ये चीज क्या होगी, वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है वो, देखो ऑप्शन दिए 4, 5, 2, 3। क्या आपको अभी मैंने एक रिलेशन बताया था, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट,
लेकिन हमें जो चेंजेस दे रहे हैं वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। कैसे? देखो वॉल्यूम है, प्रेशर के लिए क्या लिख दूंगा, nRT ओवर वी, nRT ओवर वी, v की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब सुनना, यहां तक बात समझ आई? ठीक है, एक चीज बताओ बच्चों, चलो इसी को सॉल्व करते, तब आपको प्रोसेस और अच्छे समझ आई। सुनना, एन आर की पावर गामा भी आ जाएगा तो भी वो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में भेज दूं, बिल्कुल। तो ये रिलेशन आएगा, टी की पावर 1 हो जाएगी, हाँ टी की पावर 1 हो जाएगी, और वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। टी इनिशियल टी फाइनल पता है, वी इनिशियल वी फाइनल पता है, ठीक है, गामा नहीं पता। देखो सुनो, डाई एटोमिक बोल रही है, उसने बोल दिया डाई एटोमिक है, एफ की वैल्यू आपको आ गई है, और आपको अगर याद हो तो गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f होता था बच्चों, याद है? चलो, तो यहां से आपके पास गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 2/5, दैट इज गामा इक्वल्स टू 7/5। इतनी चीज क्लियर हुई। गामा की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, सारी वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है। चलो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखते चलो, थोड़ी जगह बचेगी बोर्ड पर, इसको उठा के यहां लिख रहा हूं। T1 इनिशियल टेम्परेचर Ti, ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल V की पावर गामा -1, गामा कितना है 7/5, 7/5 - 1 इज 2/5। बोलो समझ आया? ठीक है, 2/5 इक्वल्स टू T2 ATI V2 V/32 की पावर गामा -1 2/5। समझ आया? बिल्कुल क्लियर है। चलो ये देखो, Ti से Ti कट गया, V की पावर 2/5 से V की पावर 2/5 कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों? ध्यान से देखो, इस साइड देखो, A बचेगा, ठीक है, और V की पावर 32 की पावर 2/5 रह गया, यही A है। तो A कितना आ जाएगा? देखो 32 होता है 2 की पावर 5, और ऑलरेडी 2/5 पावर में है, ये जैसे ही कैंसिल होगा 5 से 5, आपकी A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। ये आपका आंसर आ गया। देखो अब सुनना, क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन बच्चे घबरा जाते। देखो उन्हें सब कुछ दे रखा है, मैंने क्या पकड़ा, डाई एटोमिक गैस है, एफ की वैल्यू तुरंत पता लग गई, गामा तुरंत पता लग गया, ठीक है, और वॉल्यूम भी अपना कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, और टेम्परेचर भी अपना कुछ ना कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो मेरे को एक रिलेशन ये पता था, यहां से मैंने टी और वी का रिलेशन निकाला, ठीक है, और यहां से मुझे गामा की जरूरत थी, तो गामा मेरा 1 + 2/f से आ गया। समझ आया? चलो इसके बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस पे। ये बहुत छोटी छोटी प्रोसेस में टाइम ही नहीं लगेगा, कोई झंझट ही नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन जाते जाते। इसके बाद एक चीज बता दो जल्दी जल्दी, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? बार, मतलब इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चों अगर प्रेशर ही कांस्टेंट है और आइडियल गैस, अब लिखने की जरूरत है नहीं, आइडियल गैस की बात हो रही है, वो भी n मोल की, प्रेशर ही कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होता था बच्चों, पीडीवी का इंटीग्रेशन। प्रेशर कांस्टेंट है तो इस केस में जो वर्क डन होगा पीडीवी से डायरेक्टली निकल आएगा आपका। इतनी चीज समझ आया है ना? फिर तो आप डायरेक्टली निकाल ही सकते हो, कैसे, Q = W + ΔU, और ΔU तो हमारा यूनिवर्सल है, क्या है, NCV ΔT। इसमें कोई चीज नहीं होगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। एक चीज है, PV = nRT होता है, यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट बोला गया है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सही है बात? अरे प्रेशर कांस्टेंट है ना, बायरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V1/V2 = T1/T2। इतनी चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। इसके ग्राफ की ओर बात कर लो बच्चों जल्दी से। इस प्रोसेस में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस प्रोसेस में जो ग्राफ आएगा पीवी का वो कैसा आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कैसा भी होता है प्रेशर कांस्टेंट, क्या ऐसे ही आएगा स्ट्रेट लाइन सा? बिल्कुल आएगा। चाहे वॉल्यूम कितना भी बढ़े चाहे कम हो, प्रेशर तो कांस्टेंट है, चाहे ऐसे डायरेक्शन कर लो चाहे ऐसे कर लो। समझ आया? ये सिंपल सी आइसोबारिक प्रोसेस है, इनमें ज्यादा चीजें नहीं है। आपको जो जाननी थी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, वो आपने दोनों देख ली, ठीक है। चलो इसके बाद आइसोकोरिक पे भी आ जाओ, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तुरंत तुरंत करें। कोरिक में क्या हो जाता था बच्चों,
वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब, अरे भैया वर्क डन, देखो इनमें वर्क डन को निकालने की जरूरत ही नहीं है, पी डीवी, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया, वर्क डन तो जीरो हो गया भैया, जीरो, वर्क डन को मेरे को अब निकालने की ही जरूरत नहीं है। यहां से Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, ये क्या लगाया मैंने, फर्स्ट लॉ, यहां से W मेरा अगर जीरो ही हो गया तो जो भी हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगी, यहां से वर्क डन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और यहां से हमें डेल्टा U तो ऑलरेडी पता था, NCV डेल्टा T। बोले इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम ही कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसकी भी अगर ग्राफ की बात करो, एक चीज और देख लो, PV इक्वल्स टू nRT, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और एक चीज और बताओ, इसके ग्राफ की अगर बात करूं तो कैसा आएगा बच्चों, इसकी ग्राफ की बात करूं, हाँ आप सही समझ गए, सही समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसा लिखूंगा मैं, देखो कैसा बनाऊंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, चाहे डायरेक्शन ऐसी कर लो चाहे नीचे की तरफ कर लो। इस प्रोसेस में हर टाइम वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो। यहां तक जानने के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे, फिर इसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमें गिवन है 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट STP, ठीक है, एट STP इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर, ठीक है, कंप्रेस्ड हो रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो अब यहीं से आपको फीलिंग दिलाऊं, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव का, समझ आ गया, वॉल्यूम कम हो रहा है ना गैस का तो वर्क डन नेगेटिव का, मतलब यहां पर हो क्या रहा है, गैस काम कर रही है, गैस पे काम हो रहा है, गैस पे काम हो रहा है बच्चों, तभी तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव का वर्क डन लेंगे, राइट। चलो तो 5.6 लीटर ऑफ, अब सुनो एक चीज और बता दूं आपको अगर नहीं पता हो इस क्वेश्चन में, एक मोल में 22.4 लीटर होता है एट STP, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतने में इतना होता है, 22.4 लीटर में एक मोल है, तो एक लीटर में कितना होगा, 1/22.4 मोल, बोलो सही है। तो कितने वॉल्यूम का पूछ रहा है, 5.6 लीटर जो हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया उसमें कितने मोल होंगे, 5.6/22.4 मोल्स। व्हाट डज दैट मीन, इज इट इक्वल्स टू 1/4 मोल। तो यहां से आपकी n की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब इनिशियल n कितने दिए मोल, ये पता लग गया। अब सुनो एडियाबैटिक प्रोसेस, तुरंत मैं बोल दूंगा सर Q इक्वल्स टू 0, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें रिलेशन देखो, वॉल्यूम इनिशियल कितना है बच्चों, 5.6 लीटर सर, फाइनल वॉल्यूम कितना बचा कंप्रेस होके 0.7 लीटर सर, ओके बच्चों। इनिशियल टेम्परेचर हमसे T1 बोल रहा है, मान लो T इनिशियल हमसे T1 बोल रहा है, ओके सर, ठीक है। द वर्क डन इन द प्रोसेस, द वर्क डन इन द प्रोसेस हमसे पूछ रहा है, प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। अब सुनना, वर्क डन कैसे निकलता था, nR T2 - T1 ओवर 1 माइनस गामा, ये होता था वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में। हमें T2 तो पता ही नहीं है सर, नहीं पता तो हम निकालेंगे, देखो गामा निकाल सकते हो, देखो गामा निकाल दो तुरंत। गामा कैसे निकलेगा बच्चों, हीलियम दिया हुआ, हीलियम क्या दिया हुआ है, देखो हीलियम दिया हुआ है, हीलियम क्या है हमारी मोनो एटॉमिक, ये सब आपको पता है, मैं लिख रहा हूं ना, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। हीलियम मोनो एटॉमिक क्या है, मोनो एटॉमिक। व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब है कि F की वैल्यू हो गई 3, F की वैल्यू 3 हो गई, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई 1 + 2/F, तो गामा इक्वल्स टू आ गया मेरा 1 + 2/3, दैट इज 5/3। गामा निकल के आया 5/3, बिल्कुल आया, गामा की वैल्यू आ गई, ओके सर, इतना हमें पता लगा, ठीक है। अब सुनो, हमें एक रिलेशन तो पहले से ही पता था, क्या, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये चीज सबको पता है। अब
एडियाबैटिक के लिए बिल्कुल। देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ रहा है, यहां से आप T2 निकाल सकते हो। कैसे देखो, और ये कैसी है, देखो आइडियल गैस बोला है, नहीं बोला है, फिर भी हम इसको आइडियल गैस ही मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा आइडियल गैस के अलावा नहीं आ सकता, ये आइडियल गैस ही है। ठीक है, आइडियल गैस, उसके लिए क्या लगा सकते हो, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहां से P की जगह क्या रख सकता हूं, देखो मैं हर क्वेश्चन में आपके लिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको याद करके नहीं रखा है। V की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इतना समझ आया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। T1 इनिशियल टेम्परेचर, अगर इनिशियल की बात करूं तो T1 इनिशियल वॉल्यूम 5.6 की पावर गामा, देखो गामा 5/3, 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल्स टू T2, पता नहीं है T2 ही तो निकालना है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, कंप्रेस हो गया 0.7। ठीक है, और पावर 2/3। क्या यहां से आपकी T2 की वैल्यू आ सकती है बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी। देखो T2 इक्वल्स टू क्या आएगा, T1 और होल 5.6 अपॉन 0.7, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 56 अपॉन 7, दैट इज 8, 7 8 या 56 ना बच्चों, 2/3। सुनना, इसको नेक्स्ट पेज में करने वाला हूं। T2 इज इक्वल्स टू T1, सुनना 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, लिख दो 2 की पावर 3, और 2/3 इसकी पावर ऑलरेडी है, तो यहां से इसको कैंसिल कर दूं, बिल्कुल। सर T2 तो मेरा 4 टाइम्स ऑफ T1 आ रहा है। अरे बच्चों बहुत बढ़िया, T2 अपन ने निकाल लिया। अब सुनना, मैंने ये वर्क डन जो लिखा है बच्चों, क्या मैं यहां एक माइनस साइन लगाऊं, सोच के बताना क्यों लगाया, सोच के बताओ। अरे भाई वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो 5.6 लीटर से 0.7 लीटर आ गया, कंप्रेस हो गया, मतलब वर्क किसने किया, अरे हमारा वर्क किया है गैस ने, और गैस पे वर्क किया गया, सॉरी आई एम सॉरी, गैस ने वर्क नहीं किया, वर्क डन ऑन द गैस हुआ है, तभी वॉल्यूम कम, तो वर्क डन नेगेटिव का आएगा। वर्क डन निकाल दो, हमारा आंसर आ चुका है, W इक्वल्स टू माइनस NR T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, रखो वैल्यू माइनस NR, T2 की जगह क्या रखोगे 4 T1 माइनस T1 होल अपॉन 1 माइनस गामा, गामा कितना है हमारा 5/3। ठीक है, और इस n की जगह भी कुछ रख दो, लग देते, अगली बार में लिखते हैं। देखो n कितना था हमारा, ये देखो 1/4 माइनस 1/4, r को r ही रखेंगे एज इट इज, ये 3T1 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 5/2 हो जाएगा मेरा माइनस 3/2, तो ये कितना हो गया माइनस 3/2, तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा माइनस 3RT1 होल अपॉन 4 इंटू माइनस 3 होल अपॉन 2। इतनी चीज समझ आई, कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चों, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1 माइनस गामा, गामा 5/2 था ना, 5/3 था बच्चों, देखो मैं क्या गलत लिख रहा हूँ, 5/3 था, तभी मैं बोलूँ यार कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसी थोड़ी ना आंसर गलत आ जाएगा, इतनी मेहनत से किया है। ये कितना था 5 फिर से देख लो 5/3 था, 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2/3, तो ये -2 और इंटू 3, लो भाई आपका आंसर आ गया। W इक्वल्स टू, देखो ये माइनस से माइनस चला गया, 3 इंटू 3 9RT1 होल अपॉन 8, मैच कर लो, आंसर आपका यही होगा 9RT1 अपॉन 8, 9RT1 अपॉन 8, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। समझ आ गया कैसे किया ये क्वेश्चन, है ना। एक प्रोसेस को फॉलो करो बच्चों, प्रोसेस को फॉलो करो, है ना। आइडिया बैठेगा तुरंत, P1 की पावर, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और क्या होता है आइडियल गैस की बात होती है, PV इक्वल्स टू NRT की बात हो जाती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें सॉल्यूशन करने को मिलेगा। देखो हमने 2 क्वेश्चंस भी देखे, बहुत बेहतरीन, पूरी प्रोसेसेस जान ली, कैसे क्या प्रोसेसेस होती है ना, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी के लिए हमारा पूरा फर्स्ट लॉ, कैसी कैसी प्रोसेसेस होती है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, है ना, कार्नोट इंजन वगैरह सारी चीज़ें लेकर आएंगे और इस लेक्चर को एंड की तरफ लेके जाएंगे। जब तक के लिए, आज के लिए कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, आप इसी लेक्चर को रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चंस कराए हैं बहुत बेहतरीन कराए हैं,
है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड दम लगा के बस पढ़ाई करते रहिए और कुछ नहीं कीजिए। चलो बाय बाय, टाटा।